तो इस लेक्चर में हम अब एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसके कि स्टेटमेंट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताए थे। जो स्टेटमेंट बताए थे उन सभी का यूज इस प्रोग्राम को बनाने के लिए होगा। तो सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। अब ये जो डायग्राम है, आप जो भी कोई एग्जाम देंगे उसमें ये क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ होगा। ये एक पार्ट है, इसकी हमको एंड मिलिंग करनी है। एंड मिलिंग का मतलब जो इसके एंड से मिलिंग कटर से इसको फिनिश करना है। तो जो हमने ज्योमेट्रिक स्टेटमेंट दिए थे, सबसे पहले उनके हिसाब से हमें पॉइंट आइडेंटिफाई करने होंगे। तो पॉइंट आइडेंटिफाई करने के लिए आप देखिए, इसमें दिस इज P1, दिस इज P2। अब ये देखिए, ये एक कर्व है। कर्व मतलब सर्कल। तो दिस इज CR1, P3, P4, P5 और ये दूसरा कर्व है CR2 एंड दिस इज P6, P7। तो सभी लोगों को क्लियर हो गया। P1 पॉइंट, P2 पॉइंट, CR1 सर्कल, P3 पॉइंट, P4 पॉइंट, CR2 सर्कल, P5, P6 एंड P7। तो ये सारे आपके पॉइंट्स हो गए। अब इनके बाद हम आगे चलते हैं। तो आप देखेंगे कि हमें इसमें लाइन भी पता करनी है। तो दिस इज L1। अब दूसरी लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है, ये लाइन मिल रही है आपको। दिस इज L2, दिस इज L3, दिस इज L4 एंड L5। तो टोटल गैप कितना हो गया? P1 से लेके P7 तक पॉइंट, L1, L2, L3, L4, L5 लाइन और दो आपके सर्कल। अब इनकी कोऑर्डिनेट्स आपको देनी होंगी। तो कोऑर्डिनेट के लिए स्टार्टिंग पॉइंट 0, 0, 0। अब फर्स्ट पॉइंट, पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट है आपके इस डायरेक्शन में दिया हुआ, ये 30, x डायरेक्शन 30, इसी तरह y डायरेक्शन भी 30। तो ये आपका x और y हो गई, क्योंकि पूरा ये जो आपका पार्ट है इसकी थिकनेस ओवरऑल जगह सेम है, इसलिए थर्ड पार्ट हम जो थर्ड डायमेंशन है z, वो थिकनेस से पता करेंगे जो कि क्वेश्चन में दी होगी। इसी तरह आपका P2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप डालेंगे y डायरेक्शन में 30, y डायरेक्शन में 30 और x के लिए आपको यहां से यहां की डायमेंशन दी हुई है 35। तो आइडेंटिफाई करना है। क्लियर? नेक्स्ट सर्कल। सर्कल के लिए आपको रेडियस दिया हुआ है। CR1 का रेडियस इधर लिख देता हूं मैं, R = इसमें दिया क्वेश्चन में है 35 और सेंटर आपको यहां से निकालना पड़ेगा। ये सभी स्टूडेंट निकालेंगे। सेंटर आ गया और आपका रेडियस हो गया, सर्कल डिफाइन हो गया। इसके बाद आपका पॉइंट आता है P4, नहीं P1, P2, P3 पॉइंट। P3 पॉइंट के लिए आपको एक यहां से मिल रहा है x, ये 30 हो गया, ये 35 हो गया और ये दिया हुआ है। क्लियर है सभी को? ये इसका जो रेडियस दिया हुआ है उससे आप x कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे और y कोऑर्डिनेट के लिए उसी रेडियस से, रेडियस जिधर इतना है
इधर भी उतना है, तो आपको x भी पता चल गया, y भी पता चल गया, ये सब अपने आप आइडेंटिफाई करेंगे। इसी तरह आता है P4। P4 के लिए ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 35 और इसका रेडियस दिया हुआ है 25 R25। ये सभी को अपने आप निकालने हैं, इसमें कोई किसी की मदद नहीं कर सकता, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में जो ज्योमेट्री दी होगी आपको सारी डायमेंशन अपने आप निकालना आना चाहिए। अगर कोई डाटा मिसिंग है तो आप एज्यूम कर सकते हैं, वैसे ऐसा होता नहीं है, तो कोई भी डाटा आपका मिसिंग हो। अब आगे आता है आपका पॉइंट नंबर P1, P2, P3, P4 और P5। P5 के लिए आपको देखिए इधर से एक डायमेंशन मिल रही है और इधर रेडियस दिया हुआ है, x और y दोनों आपके आ जाएंगे। फिर आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट P6। इसके लिए ये डायमेंशन दी हुई है, ये डायमेंशन है टोटल आपकी 30, मगर 30 यहां से। और P7 के लिए ये दिया हुआ है 65। ज्योमेट्री में एक बार आपको एंड में शेयर कर दूंगा, बाकी जितनी चीजें दी हुई थी कोई मिसिंग नहीं है, सब दे रखा है। अब जो डाटा दे रखा है क्वेश्चन में, सबसे पहले स्पिंडल की स्पीड दी हुई है, स्पिंडल स्पीड 1500 RPM। उसके बाद सेकंड दिया हुआ है फीट, फीट दी है 100 mm पर मिनट एंड पार्ट की थिकनेस दी है T 10 mm। तो इन सारी चीजों से अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन करेंगे हमें मशीन स्पेसिफाई करनी होगी, कौन सी मशीन पे आप काम कर रहे हैं। तो पहली लाइन वही होती है, दैट इज मशीन इज मिल। तो आपको लिखना है मशीन स्लैश जो हमने पहले भी दिया था मिल। मान लीजिए आप ड्रिलिंग का जॉब कर रहे हैं तो मिल की जगह ड्रिल आ जाएगा, अगर आप लेथ का काम कर रहे हैं लेथ आ जाएगा, जो भी आप यूज कर रहे हैं। और अगर इस मशीन का कोई नंबर स्पेसिफाई किया हुआ है आपने अपने वर्कशॉप में या जहां जो कंपनी है 01, 02, तो आपने मान लीजिए 02 का रखा है तो आप मशीन का नंबर भी डाल सकते हैं। इससे ये पता चल जाता है कि पर्टिकुलर जॉब किस मशीन के ऊपर बनना है। नेक्स्ट आपने देखा कि पार्ट की थिकनेस 10 mm है, कटर की थिकनेस हमेशा पार्ट से ज्यादा होती है, तो आप 15 भी ले सकते हैं और 20 भी ले सकते हैं। अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग मिलेगा, हम यहाँ पर 20 ले लेते हैं। इसका मतलब पार्ट अगर 10 mm का है, कटर हमने 20 का लिया, अगर पार्ट 15 का भी होता तो आप ये 20 का ही लेते। इसके बाद आता है आपको स्टार्ट कहां से करना है। ये तो आपका पूरा ज्योमेट्री हो गई वर्कपीस की। अब इनिशियली हम टूल को कहाँ रखना चाहते हैं, मान लीजिए टूल यहाँ रखना चाहते हैं, यहाँ रखना चाहते हैं, यहाँ रखना चाहते हैं, फ्री हो कहीं भी रखो, मगर पार्ट के ऊपर नहीं आना चाहिए। तो थोड़ी सी ज्योमेट्री बना के मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए ये थिकनेस है, इस तरह हमने पार्ट रखा हुआ है, तो ये आपका दिया हुआ है 10 और आपने मान लीजिए ये 5 mm ऊपर क्लैंप किया हुआ है। क्लैंपिंग के लिए यहाँ पे हमने डिवाइस लगाई हुई है। तो आपका कटर जो 20 है तो वो करीब यहाँ पर आ जाएगा 5, 10 एंड 5। ये इस तरह का साइड व्यू बनेगा। ये आपका प्लान देखा। इसके बाद अब स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में मान लीजिए आप यहाँ पर रखना चाहते हैं, यहाँ रख लीजिए, तो स्टार्ट स्लैश। अब देखिए कटर को हमको कितना रखना पड़ेगा, 5 + 10 + 5, मतलब थिकनेस हम 20 रखेंगे, जो कि पूरे प्रोग्राम में 20 ही रहेगी। Z डायमेंशन इज 20 एंड कांस्टेंट, और x और y आप 0, 0 ले सकते हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट हो गया 0, 0 एंड 20। 25 चाहो अगर आप लेना तो उससे क्या होगा, कटर नीचे नहीं जाएगा, इसके ऊपर 5 ऊपर रह जाएगा।
तो ये 25 लोगे तो ऐसा हो जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं पॉइंट्स को डिफाइन करना, जो पहले बता चुके हैं। कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं, P1 इज इक्वल टू पॉइंट। अब देख लीजिए आपके पास सारा डाटा है, 30 30 एंड Z आपने क्या बताया, Z थिकनेस, और थिकनेस कितनी दी हुई है, थिकनेस दी हुई है, पार्ट की थिकनेस दी है 10, मगर अगर आप यहां रखते हैं तब Z आपको 15 लेना है, और अगर यहां रखते हैं तो आपको 20 लेना है, मगर वो रहेगा सेम। अब आपने अगर कटर को यहां रखा है तो इसका मतलब P1 पॉइंट यहां पर है, तो P1 पॉइंट कितना हो गया 15, तो आपको 15 लेना है। तो 30 30 एंड 50। अगर आप इसको 5 + 5 10 ऊपर रख देते हैं तो ये 20 हो जाएगा। तो इसी तरह आप P1 जिस तरह डिफाइन किया है, P1 से लेके P2 P3 P4 जितने भी पॉइंट है सारे पॉइंट डिफाइन करेंगे। एक मैंने आपको समझा दिया। दूसरा आता है सर्किल CR1। स्टेटमेंट के टाइम पर बताया था, सर्किल का सेंटर हमको मालूम है और सर्किल की रेडियस भी हमको मालूम है, तो सेम उसी तरह से करना है। सर्कल सेंटर देख लेना कितना आ रहा है, CR1 इज इक्वल टू, पहले यहां सर्कल आएगा, CR1 इज इक्वल टू सर्कल स्लैश सेंटर के जो भी कोऑर्डिनेट है वो दे देने, कॉमा लगाकर, इस तरह का नहीं, इस तरह का कॉमा लगाकर, और उसके बाद रेडियस क्वेश्चन में दी है, कॉमा लगा के रेडियस दे देनी है, जो कि इसमें आपको 30 दी हुई, 35 दी हुई। इसी तरह CR1 आपने किया और CR2 करेंगे। CR1 और CR2 आपके डिफाइन हो गए। अब आती है लाइन की बात, L1 L2 L3 L4 L5। तो लाइन भी हम बता चुके हैं पिछली क्लास में। लाइन के लिए आपके पास 2 पॉइंट आप पहले डिफाइन कर चुके हो। इस बात का जरूर ध्यान रखें कि अगर आप किसी चीज को यूज कर रहे हैं डिफाइन करते समय, वो प्री डिफाइंड होनी चाहिए। जैसे कि मैं L1 के लिए P1 P2 को यूज करूंगा, तो इसका मतलब यह है कि P1 P2 मैं प्रीवियसली इस क्वेश्चन में डिफाइन कर चुका हूं, तभी मैं उसे यूज कर सकता हूं। तो L1 इज इक्वल टू लाइन, अब किस किस पॉइंट से जा रहा है, P1 टू P2, P1 स्लैश P2। इसी तरह L2 डिफाइन करेंगे, L3 L4 एंड L5। तो ये ज्योमेट्रिक स्टेटमेंट से हमने पूरा नॉमेनक्लेचर डिफाइन कर दिया इस पर्टिकुलर जॉब का। जितने पॉइंट थे वो सारे डिफाइन कर दिए, सर्किल डिफाइन कर दिए एंड लाइन डिफाइन कर दी। अब एक चीज रह गई, मैंने आपको बताया था प्लेन। प्लेन किस तरह डिफाइन करना है। प्लेन के लिए पहले से रख कर देते हैं, प्लेन के लिए सबसे आसान तरीका है, आपके पास कई सारे पॉइंट हैं, तो PL1 इज इक्वल टू प्लेन, कोई भी 3 पॉइंट ले लीजिए, P2 P3 P4, आप जो चाहे वो पॉइंट ले सकते हैं। इस तरह आप प्लेन भी डिफाइन कर देंगे। अब इसके बाद आती है मशीन को स्टार्ट करने की। तो हमने स्पिंडल स्पीड आपको बता रखी है, फीड रेट बता रखा है। तो सबसे पहले स्पिंडल को स्टार्ट करेंगे 1500 आरपीएम में। तो आरपीएम है 1500, 1500। अब आपको क्लॉकवाइज घुमाना है या एंटी क्लॉकवाइज, तो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए जनरली हम क्लॉकवाइज लेते हैं, CLW। इसका मतलब स्पिंडल 1500 आरपीएम पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। इसके बाद आता है फीड रेट। फीड रेट के लिए भी मैं बता चुका हूं, FED RAT।
क्वेश्चन में दिया हुआ है यही उतारना है 100। अगर कोई डिफरेंट वैल्यू दी हुई है तो डिफरेंट लेंगे, अगर नहीं दिया हुआ है तो आप एज्यूम कर सकते हैं, मगर उसको डिफाइन करना पड़ेगा। इसके बाद आता है कि जब हमारी मशीन स्टार्ट होगी हमें कूलेंट की जरूरत पड़ेगी। तो ये भी मैंने बताया था, कूलेंट ऑन। जब ये प्रोसीजर खत्म हो जाएगा, मशीनिंग हो जाएगी, तो लास्ट में हमको कूलेंट ऑफ भी करना पड़ेगा। अभी हमने कूलेंट ऑन किया है। अब इसके बाद आता है टूल को किस तरह स्टार्ट कराएंगे। तो ये वाले स्टेटमेंट आप नोट कर लेना। तो हमने आपको शुरू में बताया था स्टार्टिंग पॉइंट, तो मतलब टूल आपका स्टार्टिंग पॉइंट पर है। तो कहां से शुरू होगा? स्टार्टिंग पॉइंट से। जो हमारी मशीनिंग स्टार्ट होगी वो तो P1 से होगी, मगर टूल स्टार्ट होगा हमारा स्टार्टिंग पॉइंट से। इसके बाद कहां कहां उसे जाना है? गो टू। टूल की मूवमेंट किस तरह होगी? तो इनिशियली सबसे पहले आप देख रहे हैं L1 से जाएगा। L1 से कहां जाएगा? CR1 पर, L2 पर, L3 पर, L4 पर और L5 पर। यहां पर उसका टूल के मूवमेंट का एंड है। जब दोबारा लौट कर L1 पर आ जाएगा, मगर प्लेन कौन सा रहेगा वो भी हम अभी बता चुके हैं, PL1। तो गो, सबसे पहले इसे लिखते हैं गो टू L1 PL1 टू L5। स्टार्ट यहां से हुआ और एंड यहां पर हुआ। L1 किस प्लेन में? PL1 में, L5। ये टूल का ओवरऑल मूवमेंट है जो इस जॉब की मशीनिंग के लिए हमको जरूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं स्टार्ट करने की। देखिए यहां से राइट जाना है, गो RGT, राइट जा रहे हैं, गो RGT। अब कहां तक जाएंगे? L1 लाइन पर चल रहे हैं। L1 जब खत्म हो जाए और क्या स्टार्ट हो जाए? CR1। तो L1 पास्ट, L1 खत्म हो गई और क्या चालू हो गया? CR1। CR1 स्टार्ट भी हो गया और ये इसके ऊपर क्या है? इंटरसेक्शन पॉइंट है लाइन का और इसका। तो आप इंटरसेक्शन भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें लिखिए गो RGT L1 पास्ट इंटरसेक्शन ऑफ CR1। L1 पास्ट अब CR1 यहां से स्टार्ट हुआ, दूसरा कहां तक जाएगा? जहां तक L2 लाइन नहीं मिल जाती। तो अगले में लिखेंगे गो। अगर आपको डायरेक्शन क्लियर नहीं हो रही है तो मैं बता चुका था फॉरवर्ड और बैकवर्ड यूज करेंगे। यहां देखिए कि डायरेक्शन कंफर्म नहीं हो रही तो आप फॉरवर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें लिखना है CR2 पास्ट L2, सॉरी CR1 पास्ट, क्योंकि CR1 खत्म हो गया और क्या स्टार्ट हो गया? L2। गो FWD CR1 पास L2 स्टार्ट हो गई। अब इसी तरह जब L2 के ऊपर चलेंगे तो कहां तक जाना है हमें? यहां तक, CR2 तक। अब देखिए अप लिख दो या फॉरवर्ड लिख दो, एक ही बात है, गो अप या गो फॉरवर्ड। तो गो अप या गो फॉरवर्ड कोई भी यूज कर लो। अब देखिए L2 लाइन CR2 के ऊपर टेंजेंट है। यहां टेंजेंट नहीं थी, यहां इंटरसेक्शन था, यहां टेंजेंट है जो कि इसको टच करती हुई निकल रही है। तो क्या स्टेटमेंट क्यों होगा? गो अप L2 टेंड टू किसके ऊपर? L3 के ऊपर। तो स्टेटमेंट लिखते हैं, पहले रब कर दें।
गो फॉरवर्ड, L2 पास या टेंजेंट जैसे आप लेना चाहें, L2 पास CR2 दूसरा कमांड यूज कर सकते हैं जो मैंने बताया। अब देखिए यहां भी क्लियर नहीं है कि डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट है, अप है, तो यहां भी आप बैकवर्ड यूज करेंगे, टूल अब पीछे जा रहा है, गो बैक नेक्स्ट स्टेटमेंट के लिए, और CR2 पास L3 या टेंजेंट कोई भी स्टेटमेंट यूज कर लो, दोनों एक ही बात है। तो गो बैक CR2 पास L2, अब देखिए L3 है, L3 जब खत्म हो जाएगी तब L4 स्टार्ट होगी, L3 पास L4 बैकवर्ड ही जा रहे हैं तो बैक यूज करेंगे, या यहां साफ पता चल रहा है हम लेफ्ट साइड में जा रहे हैं तो गो लेफ्ट भी यूज कर सकते हैं। गो लेफ्ट, L3 पास L4, L4 पर आ गए। अब नीचे के लिए भी गो डाउन यूज कर सकते हैं या बैकवर्ड कोई भी स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। तो गो बैक में हम करेंगे L4 पास L5, L5। अब देखिए L5 पर आ गए और लास्ट स्टेटमेंट में L5 पास L1, अब टूल को हमने मूवमेंट दे दिया, पूरा जितना मूवमेंट देना था। अब हमको ये देखना है कि टूल के इस मूवमेंट के बाद हमें टूल को जहां से हमने स्टार्ट किया था वहां लौटा कर भी लाना है। तो देखिए क्योंकि इस समय टूल जॉब की कटिंग करता है तो वो किस रेट पर चलता है, जो फीड रेट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। मगर जब उसने मशीनिंग पूरी कर दी उसके बाद टूल के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता, कोई काम नहीं करना होता। जिस तरह आप लोग कई काम करने जाते हैं तो जगह जगह रुकना पड़ता है, मगर जब हमें लौट कर आना है तो सारे काम हो चुके। इसी तरह टूल का सारा काम यहाँ पे फिनिश हो गया। तो हम आइडियल टाइम बचाने के लिए, मशीन की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए टूल को रैपिड मूव कराते हैं। रैपिड का मतलब टूल किसी भी ऑप्टिमाइज टाइम से एडेप्टिव कंट्रोल के थ्रू लौटकर स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाएगा। तो इसके लिए कमांड होता है रैपिड। रैपिड कमांड आपने लिख दिया तो इसका मतलब हुआ कि पुराना जो भी हमने टूल को फीड रेट दिया था वो कैंसिल हो गया। रैपिड अब कहां पे आ जाएगा, गो टू स्टार्ट, मतलब जहां से शुरू किया था रैपिडली वहां पर टूल लौट के आ गया। इसके बाद कूलेंट हमने ऑन किया है तो कूलेंट को ऑफ भी करना है। कूलेंट ऑफ, नेक्स्ट स्पिंडल भी हमें ऑफ करना है। स्पिंडल स्टार्ट किया था, स्पिंडल ऑफ, या यहां पर आप आरपीएम की जगह 0 भी लिख सकते हैं, उससे भी ऑफ हो जाएगा। इसके बाद एंड फिनिश। तो ये एक ज्योमेट्री थी, इसकी मैं आपको डायमेंशन एक बार दिखा देता हूं अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो, जिससे कि आप देख सकें। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपने आप डायमेंशन कैलकुलेट करें।